थैंक यू एवरीवन, ऑल फैकल्टी मेंबर्स। बताना चाहता हूँ कि शिपिंग में हम सब आते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं। यस सर नो? हमें लगता है अरे हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन कमाते कमाते जब 10 साल जो हमारा टाइम निकलता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर भी थोड़ा बहुत जवाब दे रहे हैं, इमोशनली भी हम वीक हो रहे हैं और हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद आपको बहुत सारे सीपेयर जो फ्रेंड्स होंगे या जो आपके रिलेटिव होंगे या आप यहाँ भी बहुत सारे लोगों से देखते सुनते होंगे कि सब लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढता है। ऐसा तो कभी आपने मिला कि नहीं मिला? ये सब लोग ये होता है, सबके साथ होता है। तो हमें तो शुरू में क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो हमें लगता है हम बहुत थोड़ा सा हवा में रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, जहाज भी जा रहे हैं ना। अभी तो ऐसा लगता है शुरू में कि हम अगले मतलब पूरे जिंदगी भर हम जहाज में रहने वाले हैं, लेकिन एक बार 10 से 15 साल जहां निकला, जैसे बोलते हैं कि हवा निकलना, 15 साल के बाद हवा निकलना चालू हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे हर जगह हर इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो होती है, नॉटिकल साइंस की पढ़ाई होती है, बट फिनांस की पढ़ाई कहीं पे नहीं होती है, जिसकी वजह से एक जहाजी जो है जहां पे एक अच्छा कॉर्पस अपने जिंदगी के लिए रेडी कर सकता था वो नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके पास कोई लिटरेसी नहीं है, उसके बाद उसको फिनांस के बारे में ABCD भी पता नहीं है। किसी को पता है क्या यहाँ पे? यस और नो? यस, नहीं पता है क्योंकि किसी ने बताया नहीं। हमारा जो मेन रिस्पेक्ट है, आप लोग सब लोग रेडी है कि पैसा कमाने के लिए, लेकिन उस पैसा को मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो पैसा कमाना। राइट और नो? यस। तो अभी मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी एक चीज हमने भी ये सारे प्रोसीजर से गो थ्रू हुए, हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं ये शिपिंग के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, क्योंकि हम लोग एक बार जब शिप पे जाते हैं तो हमें और कुछ नहीं दिखता। शिप पे जाने के बाद आपको फुर्सत भी नहीं है कि जहाज पे जाके कुछ और चीज के बारे में सोचे। जहाज पे गए तो जहाज के बारे में, और घर पे आए तो घर पे पेंटिंग काम के बारे में। ये जो है मतलब ये आगे किनारे आ गए, जहाज पे गए, यही हमारा लाइफ हो जाता है। तो हमारे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है और मैक्सिमम लोग इसी में आके ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, 15-20 साल निकलने के बाद उन्हें रियलाइज नहीं हो पाता है कि उन्होंने जितना पैसा लाइफ में कमाया वो इन्वेस्ट किया कि वेस्ट किया, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन 20 साल के बाद इतना रियलाइज जरूर करता है कि यार हमने जितना कमाया शायद उतना सफिशिएंट नहीं है हमारे लाइफ के लिए। तो हमें करना क्या चाहिए, उसके लिए गाइडेंस मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जो रियलाइज किया अपने लाइफ में कि ये चीज जो है हर एक सीफेयर को ये पता होना चाहिए फ्रॉम द डे 1 जब वो जहाज पे जा रहा है, क्योंकि वो जहाज में हम जब जाते हैं तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। 50 डिग्री की टेम्परेचर पर भी हमें काम करना पड़ता है। यहाँ पे तो हम लोग AC में रह जाते हैं, मस्त पंखे में चले जाते हैं। इंजनों का टेम्परेचर जब 50 डिग्री जब पहुंचता है उस समय आपको काम करना है, चाहे आपकी हालत जो भी हो, क्योंकि कंपनी को भी परफॉर्मेंस चाहिए। आप परफॉर्म नहीं करोगे आपका रिपोर्ट गलत जाएगा, उसके लिए आपको पैसा मिलता है। वो पैसा इतना आसानी से मिलता नहीं है। वो पैसा जो है और जो मिलता है पैसा उसको हम मैनेज कैसे करें, कैसे क्या करें कि अगले 20 साल के बाद जो आपके माइंड में अगर कभी आया कि हमको शिपिंग से अलग जाना है, घर पे रहना है या शिपिंग छोड़ना है, तो आपके पास इतना सफिशिएंट कॉर्पस रहना चाहिए जिसकी वजह से आप आसानी से अपना लाइफ लीड कर सके घर पे। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे आप लोग? यस। तो इसके लिए मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा कि हमें आपको स्टार्ट कहां से करना चाहिए। जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम जाएंगे शिप पे जाने के बाद नॉर्मली आप लोग सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सबके सब मैक्सिमम लोग 99% लोग मिडिल क्लास से होते हैं। सब लोग एक बार जहाज पे जाने के बाद लोग इतना एक्साइटेड होता है शिप पे जाने के बाद, चाहे वो $300 का सैलरी हो या $1000 का सैलरी हो, उसमें से सारे का सारा किसमें लोग लेके कमा देते हैं। आइडिया है किसी को? शॉपिंग मॉल में बाहर निकले, अरे न्यूयॉर्क में गए बाहर, चलो यार थोड़ा चलते हैं बाहर।
$300, $400, $500 जो भी पॉकेट में सीधे शॉपिंग मॉल में गया या पब रेस्टोरेंट में चला गया। ये जो है शुरू का आपको साल 2 साल ऐसे ही चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा है आप तो बहुत पैसा कमाते हैं। 2 साल निकल गया, 2 साल में आपने नुकसान कितना किया आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया है। जब हम बैठते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं कि अरे हम लोगों ने कितना सारा लॉस कर दिया, तो हमें रियलाइज होता है कि अरे ये चीज अगर हमने सारा प्रिकॉशन थोड़ा सा लिया होता शुरू में तो शायद सिचुएशन कुछ और होता। तो ये जो आप जो फर्स्ट टाइम जो जाते हैं शिप पे, तो आपको सबसे पहले एक प्लान तो जरूर बनाना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिए, कोई भी आदमी लाइफ लॉन्ग शिप पे काम नहीं कर सकता है। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, कोई भी नहीं काम कर सकता है। तो उसके लिए आपको एक प्लान करना होगा कि अगले 20 साल में 20 साल का एक प्लान बनाइए कि 20 साल में हमको एक अप्रॉक्स आइडिया लेके कि हमको कितना पैसा हम सेव करें। सेव करके सिर्फ सेविंग में ये नहीं कि आपने बैंक डिपॉजिट में डाल दिया, LIC में डाल दिया, वो सब नहीं करना है। ऐसा करना है कि वो पैसा वैसे जगह इन्वेस्ट करें ताकि 20 साल में आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस रेडी हो जाए। अच्छा कॉर्पस 20 साल के बाद एक रफ आइडिया बताइए कि आपको कितना पैसे की जरूरत पड़ सकता है घर पे बैठ के आराम से लाइफ लीड करने के लिए। एनी ऑफ यू प्लीज, कितना? और कोई नहीं? 1 लाख पर महीने तो हो जाएगा 20 साल के बाद, अगले 20 साल में हो जाएगा। और एक मुश्त अगर अमाउंट बोला जाए कि आपको एक मुश्त कितना अमाउंट चाहिए, तो क्या बोलेगा 20 साल के बाद कितना होना चाहिए आपके पास? कितना? और किसी को कोई गेस? हाँ, नो लिमिट। अरे लिमिट बनाओगे तभी तो स्टार्ट करोगे भाई। नो लिमिट तो ऐसे ही फिर तो शॉपिंग मॉल में चला जाएगा, क्योंकि लिमिट ही नहीं है। कुछ तो एक प्रोजेक्शन लेके चलना पड़ेगा ना कि कितना चाहिए, तभी तो प्लान बना पाओगे ना। यस या नो? तो जिसने भी कहा 10 करोड़, दैट इज वेरी ट्रू। 10 करोड़ तो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि 10 करोड़ आसानी से आ सकता है? रेज योर हैंड्स प्लीज। बस सिर्फ 2 आदमी को लगता है और किसी को नहीं लगता है? सब लोगों के पास 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे आ सकते हैं। एवरीबडी कैन डू इट। यस, हाउ? तो सबसे पहले आप एक प्रोजेक्शन आपने 20 साल का लिया कि 20 साल में हमें सपोज 10 करोड़ आपको चाहिए, ठीक है। मैं बोलता हूं 20 साल में आप जो है सबसे पहले आप ऑन द डे 1 जब पहले शिफ्ट ज्वाइन करते हैं, पहले शिफ्ट जाने पे जो भी आपका सैलरी होता है, मेरे को उम्मीद है कि आप 20,000 रुपए हर महीने आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस और नो? यस, यू कैन डू इट। तो 20,000 रुपए से आप स्टार्ट कीजिए। 20,000 रुपए स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, मान के चलिए 20,000 रुपए पर मंथ अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो मान के चलिए अगर पासपोर्ट देते एग्जाम उसमें 6 महीना या साल भर जो भी आपका हो जाता है, तो टोटल मान के चलिए कि 4 से 5 साल आप हर महीने 20,000 रुपए डाल सकते हैं। यस और नो? यस। 5 साल के बाद आई एम श्योर कि एवरीबॉडी कैन पुट 50,000 एवरी मंथ, राइट और रॉन्ग? यस। सो आपको अगर 20,000 से स्टार्ट करके 50,000 रुपए एवरी मंथ अगर आप डालते हैं 5 साल के बाद, 20 साल में ये 50,000 में बोल रहा हूं, मतलब 15 साल, अगले 15 साल, जबकि आप ये 50,000 से वापस से अगले 5 साल यानी कि शुरू से लेकर 10 साल जब सेकंड ईयर चीफ इंजीनियर बनते हैं उस समय आप 1 लाख रुपए पर मंथ भी डाल सकते हैं, राइट और रॉन्ग? डाल सकते हैं। वो अगर ऐसा आप डालते हैं, जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप में चूंकि बोर्ड नहीं है, बोर्ड रहता तो मैं आपको दिखाता, उसका जो कैलकुलेशन आता है इट्स समवेयर अराउंड 6 to 7 करोड़। 6 to 7 करोड़, दिस इज द मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन ये करने के बजाय मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप शिप पे जाएंगे तो आपका रिलेटिव या कोई जान पहचान का आदमी आएगा, बोलेगा सर आप LIC ले लीजिए,
तो बहुत लोग आंख बंद करके बोलते हैं अरे LIC में हम डाल देते हैं, अच्छा है ना, LIC में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, सब लोग यही करते हैं ना, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। और हमारे शिपिंग में ऐसे कितने लोग हैं, मैं शिप पे खुद लोगों से बात करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि हमने आज तक किया क्या है, चाहे वो मास्टर हो, चीफ इंजीनियर हो, सेकंड इंजीनियर हो, क्रू हो, सबके साथ अगर आप पूछिए तो जिंदगी का 20 से 25 साल जहाज पे निकल गया, 30 साल भी कुछ लोगों का निकल गया, और आज भी उनके पास करोड़ों का कॉर्पस नहीं है। इतना साल सेलिंग करने के बाद भी उनके पास एक अच्छा जो कॉर्पस जिसको बोलते हैं, मतलब 8 से 10 करोड़ का जिसके पास कैपेसिटी था, उसके पास 2 करोड़ भी रुपए कैश नहीं है। हुआ क्या, किया क्या, पूछिए तो उसको खुद बोलेगा पता नहीं सर किधर चला गया, किसी को मालूम नहीं है किधर खर्चा कर दिया, कभी शॉपिंग मॉल में गया, कभी रेस्टोरेंट में चला गया, कभी पब में गया, कभी डिस्को में गया, कभी ब्राजील में किधर फेंक दिया, मालूम नहीं। तो प्रायोरिटी आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अगर आज आप नहीं करेंगे, शुरू और फर्स्ट डे नहीं करेंगे, तो 20 साल के बाद आप भी वही रियलाइज करेंगे कि अरे बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ लाइफ है, आपको भी दिक्कत होगा। तो अभी करना क्या क्या है उसमें, आपको सबसे पहले जैसे लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस में भी कौन सा इंश्योरेंस लेना है, हमेशा याद रखिए आपको लाइफ में बहुत लोग मिलेगा, हमें भी मिला, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए, किसी को नहीं पता रहता है। तो सबसे पहले आपको अगर इंश्योरेंस करना है, फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन यू आर जॉइनिंग द शिप, पहला सैलरी से आप टर्म इंश्योरेंस डाल दीजिए, अपने नाम का टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कितने का, कम से कम 1 करोड़ का। यस, 1 करोड़ का अगर अभी आप करते हैं, आपका प्रीमियम बहुत ही कम होता है, आपका एज कम है, क्योंकि एज जैसे जैसे आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है, अगर जो चीज सपोज आपको 2000 रुपए पर मंथ अभी लगेगा टर्म इंश्योरेंस में, 5 साल के बाद हो सकता है 10,000 रुपए पर मंथ लगेगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद और 15,000 हो जाएगा, तो आपके लिए फायदा है ना। तो टर्म इंश्योरेंस दिमाग में बिठा दीजिए, कुछ लिमिटेड चीज है जिसमें आपको डालना है और घुसना है। आपको बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टिंग टूल्स है, इंश्योरेंस टूल्स है, लेकिन सब में जाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ घुस करेंगे सर, क्योंकि जब आपका पैसे का फ्लो होगा तो बैंक वाले भी आपके पीछे पड़ेंगे, सर आप थोड़ा इधर डाल दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे बैंक में मिलेंगे कि सर इधर डाल दीजिए, और वो लोग ये नहीं सोचेगा कि आपका कितना बेनिफिट है, वो ये सोचेंगे कि उनका कितना बेनिफिट है, और आपको तो एबीसीडी भी नहीं पता है कि करना क्या है, किसमें डालना है। और आप कैसे भी करके फिर को मार्केटिंग स्किल्स होंगे इतना स्ट्रांग है कि आपको कैसे भी घुमा फिरा के आपको अपना कस्टमर बना लेंगे। तो आपको टर्म इंश्योरेंस में जाना है। टर्म इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जिसको सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन के लिए दिया जाता है, लाइफ कंपनसेशन के लिए। LIC लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, जिसका जैसे मैंने शिप पे ही बहुत सारे लोगों से बात किया, चाहे कप्तान, चीफ इंजीनियर, बहुत लोगों से मैंने जब डिस्कशन होती है, सब लोग बोलता है सर LIC में एक बार डाल देते हैं ना, थोड़ा सेफ रहता है, बढ़िया है, आराम से मिलेगा हमको, इतना साल में इतना पैसा मिलता है। तो वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा रेट ऑफ जो रिटर्न है वो कितना है, किसी ने कैलकुलेट नहीं किया है। सबको लगता है कि हम 5 लाख जमा करेंगे तो 10 साल में या 15 साल में हमको 10 लाख तो मिलेगा ना, इंश्योरेंस भी है, 10 लाख भी मिल रहा है। तो लोगों को बैकअप द माइंड ये चलता है, अरे हमारा LIC में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको नुकसान कितना है उसका, जब आप कैलकुलेट करेंगे पेपर पे तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि आपको नुकसान कितना है। वो चीज मैंने भी किया, और जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने सोचा कि शिपिंग लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, जिसकी वजह से जहाजी लोग काम करते रहता है, लेकिन उनके पास पैसे का प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता है। मतलब ऐसा भी नहीं बहुत अच्छा लाइफ लीड करता है लोग, जो कि बहुत अच्छा लाइफ लीड कर सकता है, लेकिन फिर भी लाइफ लीड नहीं करता है। बहुत कम लोग हैं जो इन्फॉर्म, जो सिंसियर लोग हैं, जो कि अपना अच्छा से इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा लाइफ लीड करते हैं। 5 से 10% लोग ऐसा होंगे जो कि ये काम करते हैं। 90% लोग को कुछ आइडिया नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, कुछ पता नहीं है क्या करना है, और एवरीबॉडी इज ब्लैंक। तो आप लोगों को ये सिंसियरिटी से काम करना होगा, प्लान बनाना होगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, और शुरू में इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये 2 इंश्योरेंस अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा तीसरा कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। बाकी जितना पैसा है आप सब के सब, आपने कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना हुआ है? सबने सुना है? किसी को आइडिया है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है और क्यों बढ़िया है? मार्केट में कम से कम 200-300 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है, एक बोलते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरा है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव में वो होता है जो कि हर एक कंपनी के चाहे बैंक के लोग जो बैठे हुए हैं और वो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स को खरीद बिक्री करते हैं और उससे आपको पैसा मिलता है, वो एक्टिव म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है 2 से 3 साल में आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो कभी भी इंडेक्स फंड को बीट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म मतलब कि मोर देन 10 इयर्स, मोर देन 10 इयर्स में आपको कभी भी वो बीट नहीं करता है। और इंडेक्स फंड जो है सबसे सेफ फंड है, क्योंकि एक्टिव फंड में आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा जिस स्टॉक में जो मैनेजर ने, फंड मैनेजर जो स्टॉक खरीदा है वो कब कौन सी कंपनी डूबेगी, कौन सा ऊपर जाएगा, उसको भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स फंड में आपका पैसा सेफ रहता है क्योंकि वो पैसिव फंड है। और इंडेक्स फंड में जो टॉप 50 कंपनी होती है उसमें रेशियो के हिसाब से आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपको उसमें देखने का जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके इट्स लाइक एफडी ओनली, जो कि 12 से 15% का रिटर्न आपको देता है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स फंड है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो फ्रॉम द डे वन आप इंडेक्स फंड में ही पैसा डालिए, एफडी में भी नहीं डालना है। एफडी का रिटर्न कितना है? 7%। अभी बढ़ा है 7%। कहीं कहीं पे तो एसबीआई का तो 5-5.5% है, आईसीआईसीआई का भी 5.5-6% है। 7% तो अभी नए जो बैंक है, छोटे छोटे बैंक वो दे रहे हैं 7%, ठीक है। तो ये जो है एसबीआई का मान लो चलते 5.5%, हम 5.5% पे क्यों ले, जब हमें 12 से 15% मिलने के चांसेस 100% है, तो हम 5.5% क्यों ले? अभी जो मैं बोल रहा हूँ निफ्टी इंडेक्स फंड में 12 से अभी तक का जो रिकॉर्ड है शुरू से 15% का उसका रिटर्न है, 15.5%। तो जब 15.5% पे जो हमें मिलने का अपॉर्चुनिटी है तो हम एफडी में क्यों जाए? तो बहुत लोग अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों करना है, तो लोग बोलेगा अरे ये गारंटीड है ना, एफडी गारंटीड है। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है, गारंटीड है, सरकारी है। टाटा सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है ना, लेकिन टाटा में नौकरी करने के लिए बहुत लोग तरसता है कि नहीं तरसता है? यस। अरे सरकारी और प्राइवेट क्या, अगर इंडिया की इकोनॉमी में डूब गया, इंडिया की इकोनॉमी डूब गया तो सरकार आपको कितना पैसा देगी? आइडिया है? अगर आपका बैंक में, एसबीआई बैंक में अगर पैसा सपोज आपने 1 करोड़ रुपए जमा करके रखा है, इंडिया की इकोनॉमी टूट गया, गिर गया, बैंक सपोज एसबीआई का भी घोटाला कुछ लोग के पैसा बैंकरप्ट हो गया, आपको कितना पैसा मिलेगा? आइडिया है? यस, ओनली 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो क्या फर्क पड़ता है सरकारी और प्राइवेट हो? आईसीआईसीआई में अगर बैंकरप्ट हो गया उसमें आपको कितना मिलेगा? 5 ही लाख मिलेगा। ये हमारा सिस्टम, हमारा इंडिया का सिस्टम काफी रोबस्ट है इस मामले में, ताकि किसी का पैसा जो है अनटिल रियल में कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक किसी का पैसा डूबेगा नहीं। और अगर डूबेगा तो सबका डूबेगा, चाहे एसबीआई में आपने एफडी किया हो, एसबीआई में सेविंग्स में रखा है या निफ्टी इंडेक्स फंड में डाला है, सब डूब जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं है। वो डूबने का मतलब कि इंडिया, आपको मालूम है ना आज के डेट में इंडिया फ्लरिशिंग है, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, यस और नो? यस। तो हमको जब विश्वास है कि हमारा इंडिया एक टॉप लेवल का कंट्री बनने जा रहा है, हमारे इंडिया के जितने भी देखिए कंपनी जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो हम क्यों बाहर रहे हैं, मार्केट से बाहर क्यों रहे, हम इंडेक्स फंड में क्यों नहीं डाले? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट किसी स्टॉक में आप घुस जाइए। आपने कहीं स्टॉक में गए, स्टॉक में जाने के बाद फिर उसमें रिस्क है। अब ये ऐसा नहीं करने का, अरे सर तो बोले थे कि मार्केट में भी घुस सकते हैं। अरे डायरेक्ट मैं निफ्टी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया के टॉप 50 कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ।
उसमें डालिए, आपका पैसा जितना आपको एफडी में जो फिक्स रिटर्न मिलता है वैसा ही आपको अगर 10 साल तक छोड़ते हैं, 10 साल से ज्यादा, हम तो 20 साल की बात कर रहे हैं, आप 20 साल तक छोड़िए पैसा, उसके बाद देखिए आपको आपका पैसा कितना मिलता है। इसी के इसमें सीक्रेट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बुक लिखा है, ठीक है, मनी इन द ओशन। सबको दिख रहा है? मनी इन द ओशन, ठीक है। जिसको भी चाहिए ये बुक आप अमेजन से मंगा सकते हैं, अमेजन पे है, मेरे पास बहुत सारा कॉपी नहीं है। तो अगर आपको चाहिए, इसमें सब कुछ हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कहाँ पे हम उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने पैसे को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फंड में भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अगर हमको जाना है तो हमको कौन सा स्टॉक में जाना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, और स्टॉक खरीदने का सब कुछ इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। इसमें कंसाइड में हर चीज दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से इसको पढ़ के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये बेसिक चीज है, अगर आपने ये बेसिक कर लिया ना, आपका रिटायरमेंट जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको 100% आपके हाथ में रहेगा। करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? यस। सो अभी आप कितना लोगों को क्लियर हुआ कि हाँ हमें टॉपिक से इंश्योरेंस के बारे में कितना लोगों को क्लियर हुआ? सबको समझ में आया इंश्योरेंस में किधर जाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट किधर करना चाहिए? मार्केट में बहुत सारी चीजें, एलआईसी में तो कभी नहीं घुसने का, आंख बंद करके नहीं जाने का। मैं कुछ लोगों से जहां भी बात किया, यहाँ भी बात किया, बहुत लोगों ने बोला सर हम लोगों ने भी एलआईसी में करके बहुत ही मतलब स्थिति खराब हो गया। अरे एलआईसी में आपको पता है कितना रिटर्न मिलता है? रेट ऑफ रिटर्न कितना है उसमें? 4.5 से 5%, 4.5 से 5% का रिटर्न है आपको। तो क्या उसमें आप जाना चाहेंगे? कभी नहीं, कभी मत जाइए, क्योंकि नुकसान आपको है। इन्फ्लेशन अगर 8% का है, 7% का है, आपका पैसा 4.5-5% से मिल रहा है, तो आपका पैसा तो 2% से वैसे ही घट रहा है। इतना मिलने के बाद भी घट ही रहा है आपका। यही इसी की वजह से बहुत सारे सीखर लोग जो करोड़ों रुपए डाल तो दिया एलआईसी में या एफडी में, लेकिन फिर भी हालत जो है स्टैंडर्ड जो इंप्रूव नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है या उनको डर लगता है, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। जो टॉप 50 कंपनी में आती है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, जो नहीं डूबेगी। उसका मकसद है इंडिया को ग्रोथ के पैटर्न को लेकर चलना, वो नहीं डूबेगी। आप हमेशा ये फोकस कीजिए कि हमको पैसा इन्वेस्ट कहां पे करना है, वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आप एक बार शिप पे जाएंगे तो बहुत लोग मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा, अरे यार चलो ना चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा डिस्को चलते हैं, पब चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप भी, क्योंकि आप भी एक्साइटेड रहेंगे, अरे अच्छा है यार पहली बार तो आ रहे हैं, जाइए घूमने भी जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घूमना नहीं है, क्योंकि घूमना भी बहुत अच्छा चीज है ना। हम न्यूयॉर्क गए बिना वीजा, बिना फ्लाइट टिकट का न्यूयॉर्क पहुंच गए, घूमना तो अच्छी बात है। लेकिन घूमने के चक्कर में डिस्को में जाना, पब में जाना और बुरी आदतों से लिप्त होना, वो गलत है, वो नहीं करना है। चाहिए घूमिए और घूमने का भी एंजॉयमेंट लीजिए, उससे भी नॉलेज मिलता है, वो भी एक अच्छा एसेट है फॉर यू एवरीबॉडी। तो वो सब करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दो चीज है जिसमें कि आपको फ्रॉम द डे वन आपको ध्यान देना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप कभी भी इंडेक्स फंड के अलावा कभी भी, क्योंकि आप जो है आपका भी फ्री करें तो स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपके पास बहुत सारा टाइम है। जैसे आपको 5 साल जब इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो आपको और भी आइडिया मिलता है कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो अभी आप 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका वो ग्रोथ जो है, निफ्टी का ग्रोथ कितना अच्छा दिख रहा है। फिर आपको लगे तो और उसमें पैसा डालिए, और पैसा डालिए, क्योंकि आप शुरू लाइफ के शुरुआती दौर में रहेंगे तो आप अच्छा सा रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी 50 पहुंच गया है वो उसको डर लगेगा, क्योंकि ये निफ्टी जो है ये मार्केट के साथ फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। कोविड के टाइम में निफ्टी कितना नीचे गया था ना? आइडिया है किसी को? आज कितना ऊपर है? एक साल में पैसा बहुत लोगों का, तो बहुत लोग जो स्टॉक मार्केट में जो मजे हुए खिलाड़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो एक साल में बहुत लोगों का 5 टाइम्स हो गया पैसा।
5 गुना विद इन 1 ईयर। 1 करोड़ डाला 5 करोड़ हो गया, बढ़िया है। लेकिन वो सब में नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में डाल दिया। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक स्टेप्स है आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देके करना पड़ेगा। अभी जैसे कि बहुत लोग करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कितनों लोगों को लगता है गोल्ड सबसे अच्छा है और डायरेक्ट गोल्ड खरीदना चाहिए, ज्वेलरी खरीदना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? बोलिए, सिर्फ एक आदमी को लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता है। हाँ क्या, क्यों? ज्यादा नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, ऐसा थोड़े कि 1 साल के लिए। 1 साल में तो निगेटिव में चला जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक आप छोड़े तो कितना का रिटर्न मिलता है उस पर? आइडिया है किसी को? डबल टू ट्रिपल कितने साल में? 10 ईयर्स। एफडी में कितना मिलता है? डबल। तो एफडी के बराबर ही हो गया ना, तो फायदा क्या हो? तो अरे गोल्ड के लिए माथा पीछे क्यों कर रहे हो? सीधे एफडी में डाल दो ना। क्या क्या? गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता है? अरे खरीदते तो जीएसटी कौन देता है? लगता है ना, टैक्स तो सब पे देना होगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो चीज है जो गोल्ड पे भी जो हमारा रिटर्न मिलता है 10 से 12% फॉर द लॉन्ग टर्म। कितना है? सिर्फ 10 से 12%। जो बहुत लोगों को लगता है अरे यार गोल्ड पे बहुत बढ़िया है, पूरा ले लो, 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ का गोल्ड लेकर रख लो, खूब पैसा मिलेगा। कितना मिलता है? 10 से 12%। लेकिन निफ्टी जो इंडेक्स फंड है उसका जो रिकॉर्ड देखा जाए उसका कितना रिटर्न है? 15%। और ठीक है, गोल्ड भी रखना सही है, कहीं कहीं पे गोल्ड हमें सच में जरूरत पड़ता है, हमारे काम में भी आता है। तो गोल्ड अगर लेना है तो आपको गोल्ड जो है, आप ज्वेलरी मत खरीदिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ज्वेलरी जब खरीदते हैं बिस्किट भी नहीं खरीदना है, बिस्किट भी नहीं लेना है। बिस्किट जब प्रॉब्लम क्या है, ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप जाते हैं मार्केट में तो आपका मेकिंग चार्ज कितना लगता है? आइडिया है? हाँ कितना? 9%, 5%। टोटल जो आपका जो जीएसटी मेकिंग चार्ज सब मिला के आपका 35% कट जाता है। 35% जो आप जोड़ेंगे ना, 1 लाख अगर आपने सामान लिया कोई ज्वेलरी पहनने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 35,000 तो हवा हो गया उसी समय, साफ हो गया, वो आपका नहीं है। वो जब रिटर्न करने जाएगा उससे आपको 65,000 नहीं मिलेगा। तो आपने तो ऐसे ही आपने 35,000 रुपया लॉस कर दिया उसी समय। वो लॉस करके आपका सिर्फ 65,000 रुपया बचा, और 65,000 का सोचिए कि अगले 10 साल में कितना मिलेगा। तो कितना बड़ा लॉस होता है। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लॉस कर रहे हैं। तो हमको ज्वेलरी नहीं खरीदना है, और ज्वेलरी खरीदने के बाद फिर हमको लॉकर भी चाहिए, उसका एक्स्ट्रा खर्चा है। बिस्किट ले लिए, उसको भी सिर्फ कस्टडी में रखने के लिए एक्स्ट्रा लॉकर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। और अगर आप जोड़ेंगे 100 रुपए हर महीना ना, 100 रुपए या 200 रुपए 500 1000 रुपए हर महीना अगर जोड़ेंगे 20 साल के लिए ना, ये आपको लाखों का हो जाता है, लाख रुपए हो जाता है। हमें लगता है यार 1000 रुपए कुछ नहीं चलता है, लेकिन जब कैलकुलेट करना बैठेंगे तो लाख में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम माइनॉरिटी कितना अपना पैसा लूज करते हैं ये तब पता चलेगा जब आप एक कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट क्या है, आप ना ज्वेलरी खरीदिए, ज्वेलरी जरूरत है तो खरीदिए, अरे पहनना तो है ना, पहनने के लिए खरीद रहे हैं तो इट्स गुड। अगर पहनना नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी कभी नहीं खरीदना है। आपको हमेशा आज के डेट में गोल्ड बॉन्ड आ गया है। गोल्ड बॉन्ड सबने सुना है? गोल्ड बॉन्ड मालूम है ना? गोल्ड बॉन्ड में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे कि आज आपने जिस रेट पे लिया, जैसे आज आप सोना भी खरीदते हैं तो जिस रेट पे मिलता है, आप गोल्ड बॉन्ड भी खरीदेंगे तो उसी रेट पे मिलेगा आपको, सेम रेट।
इसमें एडिशनल फायदा क्या है? एक तो आपको क्योंकि फिजिकल नहीं है तो आपको रखने का झंझट नहीं है, हेडेक नहीं है, कोई चुरा लेगा कहीं, उसे कस्टडी में रखना है। इसके अलावा आपको 2.5% का एक्स्ट्रा आपके इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलता है। 2.5% ये ऐसा है एज गुड एज कोई बैंक में सेविंग्स अकाउंट में 2.5% का इंटरेस्ट देती है। तो आपका पैसा एक तरह से सोने का रेट से बढ़ भी रहा है और 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ये तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें आप इसको ध्यान में रख के, और हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कुछ का जरूरत नहीं है। ये 3-4 चीज अपने दिमाग में बिठा कर रखिए और प्लान कीजिए कि हम कितना इन्वेस्ट करें। एक कैलकुलेशन है, आप उस कैलकुलेशन को लेकर देखिए। थैंक यू।